बट ऑब्वियसली उनमें से अननोन जो प्रोफाइलिंग पॉलिसी है उसमें उस हर मैक को भेज दिया जाता है जो किसी अप्रोप्रिएट कंडीशन का हिस्सा ना बने। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइलिंग पॉलिसी बनाते हैं। दिस प्रोफाइलिंग पॉलिसी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और ये सेंटर पीस है प्रोफाइलर का, क्योंकि इसने ये वो इंटेलिजेंस है जिसने किसी मैक को उसके मुख्तलिफ कंडीशंस के मैच हो जाने के बाद उसको किसी एक चीज में कैटेगराइज करना है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोफाइलर पॉलिसी है दिस इज फॉर आईओटी सेंसर्स जो कि एस्प्रेसिव के हैं और पॉलिसीज इनेबल्ड। इस पॉलिसी में कोई भी शख्स क्वालिफाई कर जाएगा अगर उसका मिनिमम सर्टेनिटी फैक्टर 10 हो तो वो इसका हिस्सा गिना जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप चाहें तो यहीं पर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी ग्रुप यानी एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप भी बनवा सकते हैं। अगर हम अपने फ्लो में वापस जाएं तो फ्लो में आपने देखा कि एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप की भी ऑप्शन है कि ये जो मैक है इसको एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप में भी मैप करा दिया जाए प्रोफाइलिंग पॉलिसी के साथ साथ। सो एक मैक बेसिकली प्रोफाइलिंग पॉलिसी से भी आइडेंटिफाई हो सकेगा और वो एंड पॉइंट ग्रुप से भी आइडेंटिफाई हो सकेगा। आपकी मर्जी है बाद में ऑथराइजेशन पॉलिसी में आप जिससे मर्जी उसको वैलिडेट कर लें। तो ये पॉलिसी बनाते वक्त हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उसका मैचिंग एंड पॉइंट ग्रुप भी बना दो अभी के अभी, ताकि हम बाद में ऑथराइजेशन पॉलिसी में चाहें तो इसके जरिए काम कर लें, चाहें तो इसके जरिए काम कर लें। सो वी विल कीप इट यस क्रिएट मैचिंग आइडेंटिटी ग्रुप। अच्छा जी, अभी तक ये जो पॉलिसी है इसका हिस्सा कोई कैसे बनेगा, हमने इसमें कोई रूल ऐड नहीं किया हुआ। रूल बेसिकली इसका मेन सेंस या इसकी इंटेलिजेंस है। सो लेट्स ऐड अ रूल इन इट। और रूल जो है वो बजाते खुद एक कंडीशन मांगता है। अब कंडीशन या आप इस वक्त नहीं बना सकते हैं या आप जो बनाकर आए हैं उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हम एक कंडीशन बना के आए हैं, हम उसी में से सिलेक्ट करेंगे। कंडीशन का नाम यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं, हमें उसमें से अपनी जो कंडीशन IoT सेंसर्स की है उसको यूज करना है। सो वी राइट IoT sensor and it should filter out the condition which we created few moments ago. So this is the condition we created. इस कंडीशन के मैच हो जाने पर क्या करो, सर्टेनिटी फैक्टर को बढ़ा दो या नेटवर्क स्कैन इनिशिएट कर दो, यानी Nmap प्रोब जो कि पोर्ट स्कैनिंग करती है उसको, उस एक्शन को ले लो, या एक्सेप्शन एक्शन ले लो। एक्सेप्शन एक्शन के अगेंस्ट हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि पोर्ट को रीऑथराइज कर दो, पोर्ट को बाउंस कर दो या स्टफ लाइक दैट। तो हम कहते हैं कि सर्टेनिटी फैक्टर को इंक्रीज कर दो। इसके साथ मैच होने के लिए 10 की वैल्यू ही काफी है, बट हम फिर भी यहाँ पे अराउंड 80 वैल्यू दे देते हैं ताकि इस चीज के मैच हो जाने से इसमें सर्टेनिटी फैक्टर 80 ऐड हो जाए। 10 काफी था इससे मैच हो जाने के लिए, बट हम इसको हायर सर्टेनिटी फिर भी दे रहे हैं। एंड दिस इज द पॉलिसी टू मैच IoT sensors of Espressif. Submit. And since the policy is enabled, as soon as we will save it, any new MAC address, any new authentication request will qualify that MAC address into IoT sensors Espressif if it matches the conditions within this policy. So let's wait until this policy is saved और उसके बाद
Either we can disable the whole SSID and re-enable it, or we can simply remove this particular MAC from WLAN SSID and it will try to reconnect. Subsequently उसकी जो radius request है वो दोबारा आएगी सिस्टम में. Okay, so let's remove it. And although we have removed it, it is still appearing क्योंकि इसने reconnect कर लिया है सेंसर ने. और आइस के अंदर अब ये जो रिक्वेस्ट है ये दोबारा आई है और बट स्टिल एक्सेस तो नहीं मिलेगी क्योंकि हमने ऑथराइजेशन तो अभी तक डिफाइन नहीं की हुई. अल्टीमेटली ऑथराइजेशन डिफाइन करेंगे तो उस सेंसर को एक्सेस मिलनी है. अभी हम उसको अप्रोप्रिएटली प्रोफाइल कर रहे हैं बस. लेकिन हमें ये देखना है कि क्या प्रोफाइलिंग भी ठीक से हो गई है. सो लेट्स गो इनटू एंड पॉइंट्स और अब हम अपने इस मैक को ओपन करते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स में देखते हैं. तो आप देखिए हमने इसको स्टैटिकली ग्रुप असाइन नहीं किया बल्कि ऑटोमेटिकली ये IoT सेंसर्स एक्सप्रेसिव की आइडेंटिटी ग्रुप के साथ मैप हो गया और इसकी जो एंड पॉइंट पॉलिसीज पर अप्लाई हुई है वो IoT सेंसर्स एक्सप्रेसिव पॉलिसी अप्लाई हो गई है. तो ये अब प्रोफाइल प्रॉपरली हो गया सेंसर. नेक्स्ट स्टेप इज कि प्रोफाइलिंग हो जाने के बाद अब हमें ये पीस ऑफ माइंड है कि जब भी इस फैमिली के सेंसर्स या हार्डवेयर गैजेट्स आके कनेक्ट होंगे तो वो सारे के सारे इस पॉलिसी के अंदर और इस ग्रुप के अंदर मैप होते चले जाएंगे और हम इस वसूख के साथ कि ये इसमें मैप होते चले जाएंगे अब उसकी बिना पर एक ऑथराइजेशन पॉलिसी बना सकते हैं. लॉजिकल प्रोफाइल ऑप्शनल है, हम चाहें तो बना सकते हैं. वर्क सेंटर्स, प्रोफाइलिंग पॉलिसीज और यहाँ पे जहां हमारे पास प्रोफाइलिंग पॉलिसीज हैं यहाँ लॉजिकल प्रोफाइल्स भी हैं. हम लॉजिकल प्रोफाइल्स के अंदर एक ओवरआर्किंग प्रोफाइल बना सकते हैं एंड दैट इज फॉर सेंसर्स, ऑल टाइप्स ऑफ सेंसर्स. और फिलहाल हम उसमें जो ऐड करेंगे दैट इज द IoT सेंसर पॉलिसी जो कि हम अभी क्रिएट करके आए हैं. अब ये एक्सप्रेसिव के हैं, आपके पास आर्डिनो के बेतहाशा सेंसर्स पॉसिबल हैं. किसी और ब्रांड का सेंसर आ जाए यहाँ पे, रास्पबेरी पाई का सेंसर आ जाए तो हम सब की अलग अलग पॉलिसीज बनाकर आ सकते हैं एंड वी कैन इवेंचुअली ग्रुप देम ऑल इनटू वन लॉजिकल प्रोफाइल कॉल्ड सेंसर्स. तो इससे फायदा ये होगा ये लॉजिकल प्रोफाइल बनाने से कि अगर कभी आपने ऐसा कोई डिसीजन करना है जो तमाम सेंसर्स के लिए यकसा डिसीजन है तो आप वो ऑथराइजेशन पॉलिसी में बेस्ड अपॉन लॉजिकल प्रोफाइल कर लीजिएगा. और अगर आपने स्पेसिफिक टू एक्सप्रेसिव करना है तो आप उसकी स्पेसिफिक प्रोफाइलिंग पॉलिसी की बुनियाद पर या एंड पॉइंट ग्रुप की बुनियाद पर कर लीजिएगा. तो लॉजिकल प्रोफाइल का ये रोल है. वी हैव नाउ सेंसर्स लॉजिकल प्रोफाइल क्रिएटेड. चलिए जी, प्रोफाइलर का तमाम तर कॉन्फ़िगरेशन रेडी है. अब हमने वही अपनी नॉर्मल यूजुअल ऑथराइजेशन के मामलात को देखना है. लेट्स गो टू पॉलिसी एंड हियर रिजल्ट्स. ऑथराइजेशन प्रोफाइल, यहां पे हम एक ऑथराइजेशन प्रोफाइल बनाते हैं जो सेंसर्स को मैच करे. So add, so let's make an authorization profile for let's say IoT. और इसमें अब हम जो चीज एलोकेट करेंगे that is basically the VLAN 130
we will just push a VLAN and we will accept the access. पॉलिसी सेट्स में चलते हैं. लेट्स गो टू द ऑथराइजेशन पॉलिसीज सेक्शन और इसमें हम एक रूल ऐड कर लेते हैं which is for IoT devices auth z. कंडीशन मैच कर लेते हैं. अब कंडीशन मैचिंग वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे हमें फायदा होने जा रहा है इससे पहले जो कुछ हम करके आए हैं उसका. जो कंडीशन बना रहे हैं ऑथराइजेशन पॉलिसी की वो कंडीशन अब मैच करेगी या तो प्रोफाइलर की प्रोफाइल के नाम को कि आने वाला उस प्रोफाइल का हिस्सा है तो VLAN 130 दे दूं, या लॉजिकल प्रोफाइल की बुनियाद पर या एंड पॉइंट आईडी ग्रुप की बुनियाद पर. किसी भी चीज की बेस पर आप ये कर सकते हैं. सो यहाँ से हम डिक्शनरी देखते हैं और हमारे पास एंड पॉइंट डिक्शनरी है. इसके अंदर हमारे पास लॉजिकल प्रोफाइल मैचिंग की एबिलिटी भी है और हमारे पास एंड पॉइंट पॉलिसी मैच करने की भी एबिलिटी है. सो आप या तो लॉजिकल प्रोफाइल से कर लें या एंड पॉइंट पॉलिसी से कर लें. सो इफ आई क्लिक ऑन एंड पॉइंट पॉलिसी तो इसमें मेरे पास हमारी ही बनाई हुई IoT सेंसर्स एक्सप्रेसिव पॉलिसी मौजूद है और इस पॉलिसी में हर वो मैक मैच होगा जिसकी कंडीशन इस पॉलिसी के साथ मैच करती होगी. सो हम ये देख रहे हैं कि IoT सेंसर्स एंड पॉइंट पॉलिसी हो तो क्या करें जी, उसको हम VLAN 130 दे दें या हम जो सेंसर्स के लिए अलग से ऑथराइजेशन प्रोफाइल बना के आए हैं IoT की हम वो एलोकेट कर दें. So this is our condition, this is our permission. Save. After this we go to Radius Live Logs. हम इस सेंसर को फिर से एक दफा बाउंस कर देते हैं सिस्टम से. And it came back and this time इसको IP भी मिल गया. This shows कि उसको VLAN 130 allocate हो गई है. But let's look at the logs. So you see the sensor is now properly authenticated. और इन लॉग्स में एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम देखते हैं अब वो ये है कि एक तो इस सारे के सारे लॉग के पीछे जो रूल रन हुआ है वो रूल प्रोफाइलिंग को यूज किए हुए है, यानी उस रूल ने प्रोफाइलिंग को इस्तेमाल किया है. ये चीज तो हमें क्लियर हो रही है कि हमने ये जो ऑथराइजेशन रूल क्रिएट किया है उसने एक एंड पॉइंट पॉलिसी की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की है, यानी उसने प्रोफाइलर की नॉलेज बेस को इन्वोक किया है इस ऑथराइजेशन पॉलिसी में. तो इसका क्या असर होने जा रहा है ओवरऑल लाइसेंस कंजम्पशन के ऊपर वो अब देखना जरूरी है. So can you look at the licensing which is involved this time? बेस लाइसेंस यूज हुआ है और उसके साथ प्लस लाइसेंस कंज्यूम हुआ है. इससे पहले जो ऑथराइजेशंस हो रही थी आज तक हमने जितनी भी की उन तमाम ऑथराइजेशंस के अंदर हमारा हमेशा जो लाइसेंस कंज्यूम होता रहा वो बेस लाइसेंस था. Let's generate a recent hit of this PC. क्योंकि ये PC तो कोई प्रोफाइलिंग नहीं यूज कर रहा. मैं इसको एक दफा बाउंस करता हूं and it will come back again. It came back. Let's look at the flow. So the PC is part of the network.
और हम अगर इसका बॉटम में जाके देखें तो सिर्फ बेस लाइसेंस कंज्यूम हो रहा है, वेयर एज अगर हम सेंसर का लॉग देखें तो वो बेस और प्लस लाइसेंस कंज्यूम कर रहा है। रीजन उसकी क्या है कि इसके अंदर जो एंड पॉइंट प्रोफाइल है वो IoT सेंसर्स जो हमने बनाई थी, हमने उसकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की है। क्योंकि हमने प्रोफाइलर के फंक्शन को यूज करके इसकी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की है, लिहाजा बेस लाइसेंस भी कंज्यूम हुआ है और प्लस भी कंज्यूम हुआ है। Anyhow, the sensor is back on the network as it was earlier. We are able to receive response from the sensor, ping response, and we should be able to see the readings as well. So this is all about profiling configuration in ICE and usage of plus license. अभी तक जितनी डिस्कशन है उस सारी में मैक एड्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी, या हम स्विच पर थे या हम वायरलेस पर थे। इन बोथ केसेस आइस के अंदर हमने ये सब कुछ मैक की बेस पर ही किया है। We did VLAN authorization, we did downloadable ACLs, we did airspace ACL, हमने वेब रीडायरेक्शन की, और इस चीज को हमने प्रोफाइलर के साथ भी, प्रोफाइलर सर्विसेज के साथ भी क्लब करके किया, स्पेशली ये जो VLAN वाला काम है। So this was network admission controlling using MAC authentication bypass throughout. इसमें जो मेन कोर चीज थी वो मैक था जिसकी बुनियाद पर काम हो रहा था, एक्सेप्ट ये जो हमने वेब रीडायरेक्शन की है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड की इन्वॉल्वमेंट आई जब हमने स्पॉन्सर्ड पोर्टल किया या सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल किया, बट उसके अलावा कहीं पर हम कोई यूजर नेम पासवर्ड हमने अभी तक नहीं दिया। यूजर नेम पासवर्ड हमने दिए थे जब हम अपने राउटर या स्विच या फायरवॉल या WLC के मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस कर रहे थे, तब हमने दिए थे यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद से हमने डेटा प्लेन में अभी तक हमने यूजर नेम और पासवर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया। हम अभी तक मैक ही को आइडेंटिटी मानते हुए उसी के अराउंड ये सारी रेसिपीज कर रहे हैं। हमें अब अपने डेटा प्लेन को ग्रेजुअली लेकर जाना है यूजर नेम और पासवर्ड की तरफ। यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड डेटा प्लेन एनेबलमेंट करनी है, और यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड डेटा प्लेन एनेबलमेंट के लिए अब हमें ईप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को एनेबल करना पड़ेगा, जो हमने अभी तक नहीं यूज किया। हमने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा जरूर था, बट हमने बगैर इसके अपने वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क इन दोनों के अंदर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल के तमाम यूज केसेस देखें। अब बैकएंड के यूज केसेस तो यही रहेंगे, VLAN ऑथराइजेशन कैसे की जाती है, डाउनलोडेबल ACL कैसे की जाती है, एयर स्पेस ACL कैसे की जाती है, रीडायरेक्शन कैसे होती है, ये सब तो अपनी जगह रहेगा। बट हम ये जो फ्रंट एंड आइडेंटिटी है वो मैक से हटके अब यूजर नेम और पासवर्ड पर शिफ्ट करेंगे, ताकि हम एंड यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड देखें और उसकी बुनियाद पर उसको VLAN दें, डाउनलोडेबल ACL दें, एटसेट्रा। वो अलग बात है कि अब वो यूजर या तो आइस में लोकली पड़ा हो सकता है या वो माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है। तो ये AD और जो इंटरनल यूजर्स हैं इनको हमने सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन में यूज किया था, इनको अभी तक हमने डेटा प्लेन में नहीं यूज किया।
So what we want to do is we want to repeat this process which was earlier done using Mac, now with username and password. And it can only be achieved by enabling extensible authentication protocol between your endpoint or supplicant and authenticator. So हमें अब supplicant और authenticator के दरमियान यहाँ पे EAP enable करना है, which is also known as .1x. .1x की enablement. But hold, आपको पता है कि हमारे ASA के ऊपर VPN भी बनता है. This is another kind of access type, connectivity type, VPN. तो इसको भी, और ये जो VPN कनेक्टिविटी है ये तो होती ही यूजर नेम और पासवर्ड पर है. क्या VPN कनेक्टिविटी जो ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड पर होती है ASA के ऊपर, क्या ये भी EAP यूज करती है? क्या इसमें भी EAP यूज हो रहा है? What will you say? What will be your answer on it? वायर के ऊपर जब PC कनेक्ट होगा स्विच के साथ और मैं यूजर नेम और पासवर्ड इन्वॉल्व करना चाहता हूं तो आई नीड .1x और इन अदर वर्ड्स EAP. वायरलेस पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड लाना चाहता हूं अब कनेक्टिविटी से पहले, तो आई नीड .1x और EAP. But when you connect using VPN to ASA or FTD, do you need EAP here as well for username and password verification through ICE of a VPN? Do we need EAP or .1x here as well? The answer is no, not for VPN. No EAP for VPN authentication. यहां पर तो आप ऑलरेडी SSL यूज कर रहे होते हैं, SSL या TLS यूज कर रहे होते हैं, और उस प्रोटोकॉल में तो बिल्ट इन एबिलिटी है यूजर नेम और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन की. So this does not need EAP. Instead, your SSL or TLS module working on ASA and FTD has the ability to refer ICE for authentication purposes. So before we dive into EAP world of 802.1x authentication, before we go that way, हम अपने ASA के साथ जो VPN कनेक्टिविटी है, हम इस एंगल को ICE के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि ये यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हमारी कंप्लीट हो जाए VPN की. अच्छा, सो हमारा जो इस वक्त फोकस होने जा रहा है बिफोर वी डाइव इनटू EAP, दैट इज गोइंग टू बी on VPN authentication.